हेलो फ्रेंड, पूरी ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। और काफ़ी टाइम बाद हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है MVP क्लीन कोड आर्किटेक्चर के ऊपर। और इसकी जिसकी हेल्प से हम मेंटेनेबल और स्केलेबल एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं। तो आपको सबको पता ही होगा कि MVP एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। सबसे पहले MVC आए थे, फिर MVP आया है, और अब लेटेस्ट जो है MVVM हम फॉलो करते हैं। लेकिन आप किसी भी MNC में जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। जो पुराने होते हैं ना, तो उनमें MVP अप्रोच जो होती है वो फॉलो की जाती है। वो अधिकतर कोड सारे MVP में बने होते हैं, बस उनमें जो है चेंजेस रिफैक्टरिंग होती रहती है। तो आज हम उसी उसी के बारे में बात करेंगे कि जो MVP अप्रोच होती है उसमें जो है क्लीन कोड आर्किटेक्चर कैसे फॉलो किया जाता है। MVP तो हर कोई जानता है, मॉडल भी प्रेजेंटर होते हैं, लेकिन उसमें भी क्लीन कोड आर्किटेक्चर या क्लीन कोड प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैपर बनाए जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है MVP क्लीन कोड आर्किटेक्चर के ऊपर, जिसमें हम वर्बली आपको बताएंगे कि बेसिकली ये सब होता क्या है। और इसकी सेकंड वीडियो में हम आपको डेमो देंगे कि आपको जब आप कोडिंग करने जाओगे तो आपको पैकेज वगैरह कैसे बनाने हैं, और ये सब फ्लो है जो MVP क्लीन कोड आर्किटेक्चर में कैसे फ्लो जो है पास हो रहा है एक दूसरी लेयर में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं, मॉडल व्यू प्रेजेंटर होता है MVP। ठीक है, प्रेजेंटर एक तरह का ब्रिज हो जाता है। एक मिडिल लेयर होती है जो व्यू और मॉडल के लिए जो है इंटरेक्ट करवाती है व्यू को मॉडल से, और मॉडल से जो भी डेटा अपडेट होता है वो वापस व्यू में उसे शो करते हैं। ठीक है, व्यू आपकी UI लेयर होती है। कुछ भी यूज़र एक्शन, कुछ भी यूज़र कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहता है, जैसे लॉगिन करना है तो प्रेजेंटर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। प्रेजेंटर आगे इंटरेक्ट करता है रेपोजिटरी से। ठीक है, और वहाँ पे इंटरफेस बने होते हैं रेपोजिटरी के भी हमारे पास। रेपोजिटरी से कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करके वहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स मिलती है। रिस्पॉन्स मॉडल की फॉर्मेट में सेव की जाती है। ठीक है, और मॉडल जब अपडेट हो जाते हैं तो वो प्रेजेंटर्स को बाय यूजिंग इंटरफेस या कोई मेथड के थ्रू जो है अपडेट मिल जाती है, और उस अपडेट डेटा को वापस UI में शो कर दिया जाता है कि मतलब लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। और जो भी लॉगिन डिटेल्स वगैरह अगर वो दिखा दी जाती है। तो ये सब एक तरह का ट्रेडिशनल MVP हो गया, मॉडल व्यू प्रेजेंटर इसमें होते हैं। तो थोड़ी डेफिनेशन की बात करें तो एक मॉडल क्या हो जाता है, हमारी डेटा लेयर हो जाती है। थोड़े जो हम बिजनेस लॉजिक हैं या जो भी डेटा हैंडलिंग है वो सब हमारी मॉडल के अंदर हो जाती है। व्यू हमारी UI लेयर हो जाती है, जो भी यूज़र इनपुट वगैरह है वो सब हमारी UI लेयर के अंदर होती है। प्रेजेंटेशन लेयर, या फिर हम बोलेंगे प्रेजेंटर क्या होता है, लॉजिक लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर होती है, जो एक ब्रिज की तरह काम करती है मॉडल और व्यू के बीच में। ये एक मिडल वेयर होता है जो इन दोनों के बीच में रहता है और दोनों को इंटरेक्ट करवाता है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये तो एक ट्रेडिशनल MVP हो गया। अच्छा, थोड़ा बेनिफिट क्या होते थे MVP के, कि इसमें क्या होता था कि हम डिफरेंट 3 लेयर होती हैं MVP में, मॉडल व्यू और प्रेजेंटर लेयर हो जाती हैं। तो ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स को फॉलो करता है। प्रेजेंटर बनाए जाते हैं इसके अंदर, तो प्रेजेंटर को हम टेस्ट कर सकते हैं यूनिट टेस्टिंग के अंदर जो हम कोड लिखते हैं। तो ये भी हम आपको जब डेमो देंगे तो इस पे भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कि जो प्रेजेंटर है हम उसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग मॉकिटो और JUnit। ठीक है, रीयूजिबिलिटी होती है कोड की, आप इजीली कोड को रीयूज़ कर सकते हो, मेंटेन इजीली कर सकते हो। जब लेयर सेपरेट होगी, ठीक है, तो उन्हें मेंटेन करना भी इजी हो जाता है। ठीक है, सारा कोड एक साथ मिक्सअप नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। ठीक है, स्केलेबिलिटी होती है, आप स्केल कर सकते हो, मतलब कुछ भी अगर नए मेथड्स ऐड करने हैं तो इजीली ऐड कर सकते हो। तो ये जो 5 बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेज होते हैं MVP के। तो दोस्तों, अभी आ जाते हैं हम क्लीन कोड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि ये सारा जो आर्किटेक्चर है MVP के अंदर ये कैसे फॉलो हमें करना है। और आगे जो हम कोड सैंपल आपको दिखाएंगे उसमें ये सब कैसे फॉलो किया जाएगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। तो MVP तो हो गया मॉडल व्यू प्रेजेंटर, मॉडल लेयर, व्यू लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। लेकिन जब क्लीन कोड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसमें 3 अलग लेयर बनती हैं। एक तो UI की लेयर हो जाती है, प्रेजेंटेशन लेयर, एक डोमेन लेयर हो जाती है, और एक हो जाती है डेटा लेयर। ठीक है,
सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंटेशन लेयर की। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या हो गया, जो भी यूआई का जितना भी एक्शन परफॉर्म होंगे वो सारे प्रेजेंटेशन लेयर में होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, यूआई से कुछ भी अगर एक्शन परफॉर्म होता है, हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक हमें लॉगिन फॉर्म बनाना है और हम लॉगिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूआई से अगर हमने जैसे ही लॉगिन बटन प्रेस किया, उसमें हमने आईडी पासवर्ड डाली है, तो क्या होता है कि रिक्वेस्ट जो है वो एपीआई के थ्रू सर्वर पे जाती है और वहाँ पे वो वैलिडेट होती है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें रिस्पॉन्स मिलती है, जो हम यूआई में दिखाते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा कि हम रिक्वेस्ट भेजेंगे प्रेजेंटर के पास। प्रेजेंटर क्या करेगा, प्रेजेंटर के पास यूज़ केस के जो होते हैं डोमेन लेयर के रेफरेंस होते हैं, ठीक है, वो यूज़ केस के पास भेजेगा। तो हर एक फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग यूज़ केस होते हैं। तो लॉगिन की बात करेंगे तो हम लॉगिन प्रेजेंटर बनाएंगे, फिर डोमेन लेयर के अंदर हम क्या करेंगे, लॉगिन यूज़ केस बनाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटर इंटरेक्ट करेगा लॉगिन यूज़ केस के मेथड के साथ। वहाँ पे कोई मेथड होगा जैसे कि डू लॉगिन, ठीक है। डू लॉगिन के अंदर हम जो भी रिक्वेस्ट है वो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे डोमेन लेयर के अंदर। यूज़ केस के पास फर्दर रेफरेंस होते हैं रेपोजिटरी के। डेटा लेयर में क्या बनी होती है, रेपोजिटरीज बनी होती हैं। तो लॉगिन के लिए लॉगिन रेपोजिटरी बनी होगी। तो यूज़ केस आगे फर्दर इंटरेक्ट करेगा लॉगिन रेपोजिटरी से, और लॉगिन रेपोजिटरी में भी सेम इसी तरह से मेथड बने होंगे लॉगिन कराने के लिए, जैसे कि डू लॉगिन, और उसमें रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर के पास बाय यूजिंग रेट्रोफिट, ठीक है। वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आएगी, रेपोजिटरी क्या करती है, रिस्पॉन्स को यूज़ केस के पास भेज देती है, और यूज़ केस फर्दर उस रिस्पॉन्स को प्रेजेंटेशन लेयर के पास भेजता है, प्रेजेंटर के पास भेजता है, और यूआई को अपडेट कर देता है कि लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, ये तो बात हुई कि एक सिंपल फ्लो जो इसमें डायग्राम में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमने आपको बता दिया। अब जैसे इंडस्ट्री की बात करते हैं, जैसे आप कई जगह देखोगे, अगर आप एमएनसी में हो और कभी आपको किसी पुराने कोड पे काम करने को मिलता है, एमवीपी विद क्लीन कोड आर्किटेक्चर, तो उसमें सिर्फ इतना ही नहीं होता, उसमें लेयर्स के साथ साथ मैपर्स भी बने होते हैं। और हर एक लेयर के अपने अपने मैपर होते हैं, अपने अपने मॉडल क्लास होती हैं, ठीक है। कोई कॉमन मॉडल क्लास नहीं होती, सबकी अपनी अलग अलग सेपरेशन रहता है। मतलब प्रेजेंटेशन लेयर का क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर के बाद प्रेजेंटर होगा, साथ के साथ एक दो मैपर भी होंगे। डोमेन के पास भी यूज़ केस है और दो मैपर हैं। इसी तरह डेटा लेयर के पास भी दो अपनी रेपोजिटरी होंगी और दो मैपर होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैपर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है ना, जो प्रेजेंटर होते हैं, वो सिर्फ व्यू मॉडल को ही रीड कर सकते हैं और व्यू मॉडल ही आगे भेजेंगे और व्यू मॉडल में ही डेटा रिट्रीव करेंगे, ठीक है। डोमेन लेयर यूज़ केस का काम जो होता है वो आगे रिपोजिटरी से कनेक्ट करने का होता है, आपको बता दिया हमने। अब डेटा की बात करते हैं। डोमेन लेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डोमेन जो होता है वो डेटा मॉडल को ही रीड कर सकता है और डेटा मॉडल को ही मतलब सेंड कर सकता है, डेटा मॉडल में ही डेटा को रिट्रीव कर सकता है। इसी तरह से डेटा लेयर की बात करेंगे। डेटा लेयर के अंदर जो रिपोजिटरीज होती हैं वो डेटा एंटिटी की फॉर्म में ही डेटा को रीड करेंगी और डेटा एंटिटी की फॉर्म में ही डेटा को रिट्रीव करेंगी और सेंड भी करेंगी, ठीक है। मतलब सारा काम डेटा एंटिटी के बेस पे होगा। तो अब समझ लेते हैं, जैसे लॉगिन करा रहे हैं तो कैसे फ़्लो चल रहा है, मैपर कैसे काम करेंगे आपकी क्लीन कोड आर्किटेक्चर के अंदर। सबसे पहले मैंने लॉगिन किया, मैंने बटन प्रेस किया, हमने लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड एंटर किया था यूज़र ने। तो प्रेजेंटर के पास यूज़ केस का रेफरेंस है लॉगिन यूज़ केस, ठीक है। अब प्रेजेंटर क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा यूज़ केस के पास, ठीक है, एक मेथड बना होगा। तो प्रेजेंटर भेजेगा लॉगिन रिक्वेस्ट, ठीक है। लॉगिन रिक्वेस्ट भेजेगा किस फॉर्म में, व्यू मॉडल के फॉर्म में, तो हम उसे बोलेंगे रिक्वेस्ट व्यू मॉडल। तो प्रेजेंटर क्या भेज रहे हैं यूज़ केस के पास, रिक्वेस्ट व्यू मॉडल भेज रहे हैं, ठीक है। अब यूज़ केस के पास आया रिक्वेस्ट व्यू मॉडल, यूज़ केस ने रिक्वेस्ट व्यू मॉडल को देखा, उसने कहा कि ठीक है, मैं इसे रीड नहीं कर सकता, इसे जो है मेरी लेयर के जो मैपर हैं उनकी हेल्प लो और जो मैं रीड कर सकता हूँ उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो डोमेन का मैपर जो होगा वो क्या करेगा, जो पीछे से व्यू मॉडल आया है रिक्वेस्ट व्यू मॉडल, उसे कन्वर्ट कर देगा रिक्वेस्ट डेटा मॉडल में। अब रिक्वेस्ट डेटा मॉडल यूज़ केस के पास है, अब क्या करेगा यूज़ केस, क्या करेगा रिक्वेस्ट डेटा मॉडल को रेपोजिटरी के अंदर भेज देगा जहाँ पे हमें लॉगिन करवाना है, ठीक है।
अब रेपोजिटरी बोलेगी कि मैं रिक्वेस्ट डेटा मॉडल मैं डेटा मॉडल को रीड नहीं कर सकती हूँ, मैं जो है काम करती हूँ सिर्फ एंटिटी मॉडल के ऊपर। तो रेपोजिटरी के पास अपने मैपर होंगे, रेपोजिटरी बोल दो या फिर डेटा लेयर के पास अपने मैपर होंगे। वो मैपर क्या करेंगे, यूज़ केस से जो रिक्वेस्ट डेटा मॉडल आ रहा है उसे कन्वर्ट कर देंगे रिक्वेस्ट डेटा एंटिटी में। ठीक है, अब रिक्वेस्ट डेटा एंटिटी क्या होती है, रिक्वेस्ट डेटा एंटिटी के अंदर जो होती है वो ऑटोमेटिक जेसन पार्सिंग हम उसे बोलते हैं। तो जेसन एनोटेशन हम यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, वो क्या करते हैं, आगे हमें जो भी डेटा भेजना है वो जेसन के फॉर्मेट में जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे एंटिटी का हमने नाम लिया। ठीक है, तो वो जेसन की फॉर्मेट में उस एंटिटीज को बना देते हैं कि जो मैपर होते हैं डेटा लेयर के पास, और आगे सर्वर पे डेटा जाता है और वहाँ से जो भी डेटा होता है वो फैच करता है, रेपोजिटरी ही फैच करती है। तो जो डेटा फैच होके आएगा वो भी किस फॉर्मेट में होगा, एंटिटी की फॉर्मेट में होगा, क्योंकि डेटा लेयर या रेपोजिटरी सिर्फ एंटिटी के ऊपर काम करती है। तो अभी क्या हुआ, हमारे पास रिस्पॉन्स मिली। रिस्पॉन्स किस फॉर्म में मिलेगी, हम नाम देते हैं उसे रिस्पॉन्स डेटा एंटिटी। ठीक है, अब वो रिस्पॉन्स हमें वापस डोमेन लेयर में भेजनी है, तो रेपोजिटरी वापस क्या करेगी, डोमेन लेयर के पास डेटा भेजेगी। किस फॉर्मेट में भेजेगी, वो भेजेगी रिस्पॉन्स डेटा एंटिटी के फॉर्मेट में। अब फिर से डोमेन लेयर देखेगा कि रिस्पॉन्स डेटा एंटिटी है, मैं इसे रीड नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ किस फॉर्मेट को रीड करता हूँ, डेटा मॉडल के फॉर्मेट को। फिर से एक मैपर लगेगा, रिस्पॉन्स मैपर। ये क्या काम करेगा, पीछे से जो रिस्पॉन्स डेटा एंटिटी आ रही है उसे कन्वर्ट कर देगा रिस्पॉन्स डेटा मॉडल में। अब यूज़ केस के पास क्या है, रिस्पॉन्स डेटा मॉडल है। ये देखो, ये एंटिटी भेजी थी, यूज़ केस के पास अपने मैपर होंगे, डोमेन लेयर के मैपर होंगे। तो यूज़ केस क्या करेगा, उन मैपर का यूज़ करेगा और एंटिटी को, रिस्पॉन्स डेटा एंटिटी को रिस्पॉन्स डेटा मॉडल में कन्वर्ट कर देगा और वापस भेज देगा प्रेजेंटर के पास, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर के पास। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, प्रेजेंटेशन लेयर कहेगी कि मैं जो है रिस्पॉन्स डेटा मॉडल को रीड नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ व्यू मॉडल पे काम करती हूँ। तो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर प्रेजेंटर क्या करेगा, जो मैपर होंगे प्रेजेंटेशन लेयर के, वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डेटा मॉडल को कन्वर्ट कर देंगे रिस्पॉन्स डेटा व्यू मॉडल में। ठीक है, अब प्रेजेंटर के पास क्या आ गया, रिस्पॉन्स डेटा व्यू मॉडल आ गया, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर सिर्फ व्यू मॉडल पे ही काम करती है। तो रिस्पॉन्स डेटा व्यू मॉडल को अब क्या करेगी, यूआई के पास भेज देगी। डेटा मॉडल के अंदर जो भी डेटा होगा वो यूआई में शो कर दिया जाएगा कि लॉगिन सक्सेसफुल हुई है या लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुई है, या और भी अगर लॉगिन डिटेल्स हैं, नाम वगैरह, ईमेल वगैरह जो भी होती हैं, वो सब इजीली यूआई में दिख जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत क्लीन कोड प्रिंसिपल या आर्किटेक्चर के बारे में आपको समझ आया होगा कि एमवीपी में कैसे काम करते हैं, कि किस तरह से प्रेजेंटेशन लेयर है, डोमेन लेयर है, डेटा लेयर है, कैसे उनके अंदर मैपर लगे हुए हैं और कैसे वो मैपर जो है डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से तीनों अलग अलग लेयर बना दी जाती हैं, तीनों लेयर के अलग अलग मैपर बना दिए जाते हैं, तीनों अलग अलग लेयर के लिए सेट कर दिया जाता है कि कौन सी लेयर किस किस टाइप का डेटा रीड कर सकती है, और अगर डिफरेंट टाइप का डेटा आया तो उसे कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैपर बना दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है क्लीन कोड आर्किटेक्चर काम करता है एमवीपी के साथ। तो दोस्तों, और बात करते हैं कि जब भी हम जैसे हम आगे कोड की बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, डेमो दिखाएंगे कि कैसे हम जो है क्लीन कोड आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे एमवीपी के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले नेम जो है मीनिंगफुल होनी चाहिए। देखो, ठीक है, जब आप मैपर बनाओगे, लंबे लंबे बड़े बड़े मैपर बनते हैं, जैसे आपको मैपर बनाना है लॉगिन रिक्वेस्ट के लिए कि भाई लॉगिन डेटा व्यू मॉडल को कन्वर्ट करना है आपको लॉगिन डेटा मॉडल के अंदर, तो उसके लिए मैपर बनाने हैं। तो कैसे मैपर बनाएंगे, मैपर बनाएंगे कि मैपर लॉगिन डेटा व्यू मॉडल टू डेटा मॉडल। ठीक है, इस तरह से मैपर बनते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको मीनिंगफुल नेम यूज़ करने हैं, और प्रॉपर कोड कमेंटिंग होनी चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि डेटा लेयर में मैपर क्या काम कर रहे हैं, फिर कैसे सारा फ्लो चल रहा है। अच्छा, कोड रिफैक्टरिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोड रिफैक्टर होना चाहिए, मतलब करना है, तो धीरे धीरे कोड रिफैक्टरिंग भी आपको करते रहनी चाहिए। चौथी बात हो जाती है यूनिट टेस्टिंग। तो जब लेयर अलग अलग बन जाती है तो हम किस लेयर को टेस्ट करते हैं, हम टेस्ट करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर को। ठीक है, जब हमारे प्रेजेंटर होते हैं, हम प्रेजेंटर के लिए यूनिट टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि टेस्ट केसेस कैसे लिखने हैं। और पांचवी बात होती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, हम डैगर हिल्ट का यूज़ करते हैं, डैगर 2 का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे,
ताकि हम उसकी जो है हम उस ईज़िली जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन उसमें फॉलो कर सकें और ईज़िली जो हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं ना उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमने ये वीडियो बनाई है और आगे हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको एक डेमो बना के दिखाएंगे और उम्मीद है उस डेमो से भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा और आप इजीली किसी भी ऐसे एमवीपी ट्रेडिशनल एमवीपी जहाँ पे क्लीन कोड आर्किटेक्चर फॉलो होता है आप उस पर इजीली काम कर पाएंगे। और दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे इस टॉपिक पर। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें और शेयर ज़रूर करें और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।